Hello, I welcome to your my channel. आज हम करते हैं पेपर 2 के एजुकेशन के वेस्ट बंगाल के सेट के एग्ज़ाम के PYQs। ये 15 दिसंबर 2014 के हैं। पार्ट फर्स्ट है, एक्सप्लेनेशन के साथ होगा, हिंदी में भी होगी, दोनों लैंग्वेजेस में होगी, इसलिए कोई परेशानी की बात नहीं है। ये आपके सेट एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन, ये आपके नेट एग्ज़ाम्स में भी हेल्प करेंगे, अलग अलग सेट एग्ज़ाम्स में भी हेल्प करेंगे। यूपी का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम जो होता है उसमें भी हेल्प करेंगे। ये आपको पेपर 2 में एजुकेशन में MA में सेकेंड ईयर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, ये आपको उसमें भी हेल्प करेंगे। ये आपको कॉन्सेप्ट समझने में हेल्प करेंगे। इसलिए पेपर 2 के जो मैं अलग अलग सेट एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन करा रही हूँ, ये आपको हर एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन एम्फेसाइजेज ऑन। इंटीग्रेटेड एजुकेशन है डिसेबल्ड चिल्ड्रन के लिए, वो सबसे ज़्यादा जोर किस पर देती है? ऑप्शन ए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज इन जर्नल स्कूल एंड फैसिलिटेट्स देयर रिटेंशन। ऑप्शन बी, स्पेशल एम्फेसिस ऑन रिमूवल ऑफ डिस्पैरिटीज। ऑप्शन सी, प्रोवाइड्स इकोनॉमिक rehabilitation of people with disabilities. Option D, an endeavor to equip special school for children with disabilities with vocational training facilities. इंटीग्रेटेड एजुकेशन का मतलब होता है सबको सेम स्कूल में एक साथ पढ़ाना। जो लर्निंग डिसेबिलिटीज वाले चिल्ड्रन है और नॉर्मल चिल्ड्रन को एक साथ पढ़ाना सेम स्कूल में। लेकिन इंटीग्रेटेड एजुकेशन में क्या होता है, बच्चे को एडजस्ट खुद करना पड़ेगा, स्कूल इनिशिएटिव नहीं लेगा। जैसे किसी बच्चे को लर्निंग डिसेबिलिटीज है और उसको चलने में प्रॉब्लम हो रही है, तो स्कूल रैंप नहीं लगाएगा, वो बच्चा खुद एडजस्ट करेगा। इंक्लूसिव एजुकेशन में होता है सेम स्कूल में सेम क्लासरूम में सब बच्चे को पढ़ाया जाएगा और स्कूल इनिशिएटिव लेगा बच्चों के लिए। अगर कोई बच्चा चल नहीं सकता हो तो उसके लिए रैंप लगवाएगा, जिससे उसको एक्सेसिबल हो सके आसानी से। इंक्लूसिव एजुकेशन में, इंटीग्रेटेड एजुकेशन में पढ़ाएगा तो साथ में, लेकिन डिसेबिलिटीज, जिनको ज़्यादा डिसेबिलिटीज होगी उनको स्पेशल टीचर से पढ़ाया जाएगा। ये फर्क है, ठीक। आइए हिंदी में देखते हैं। विकलांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा इस पर जोर देती है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। पढ़िए, समझिए और आंसर बताइए। ऑप्शन ए, सामान्य स्कूल में विकलांग बच्चों को समान अवसर प्रदान करना और इन्हें स्कूल में बनाए रखना। ऑप्शन बी, असमानताओं को दूर करने पर विशेष जोर। ऑप्शन सी, विकलांग लोगों के आर्थिक पुनर्वास की व्यवस्था करना। ऑप्शन डी, विकलांग बच्चों के लिए विशेष स्कूलों को व्यावसायिक परीक्षण सुविधा से लैस करने का प्रयास। ये क्वेश्चन काफ़ी बार अलग अलग सेट एग्जाम्स में रिपीट हो चुका है। ये वेस्ट बंगाल में भी अपने आप में ही 2-3 बार रिपीट हो चुका है। ये क्वेश्चन 2003 में भी आ चुका है और ये महाराष्ट्र सेट में भी क्वेश्चन आ चुका है। ये क्वेश्चन तीसरी बार रिपीट हो रहा है सेट एग्जाम्स में। तो क्वेश्चंस अलग अलग सेट एग्जाम्स वाले भी रिपीट होते हैं, नेट वाले क्वेश्चंस भी रिपीट हो रहे हैं, होते हैं। तो इसका आएगा इंटीग्रेटेड एजुकेशन सबसे ज़्यादा जोर देती है
समान स्कूल में विकलांग बच्चों को समान अवसर प्रदान करना और उन्हें स्कूल में बनाए रखना। ऑप्शन नंबर ए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज इन जनरल स्कूल एंड फैसिलिटेट देयर रिटेंशन। ऑप्शन ए इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द की रोल्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर के की रोल्स क्या हैं? ऑप्शन है गाइडिंग, मेंटोरिंग एंड मोटिवेटिंग। ऑप्शन बी गाइडिंग, कमांडिंग एंड मोटिवेटिंग। ऑप्शन सी गाइडिंग, डेमोस्ट्रेटिंग एंड मोटिवेटिंग। ऑप्शन डी गाइडिंग, मेंटोरिंग एंड डेमोस्ट्रेटिंग। की रोल्स क्या हैं ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स के? परिवर्तन कारक नेताओं की मुख्य भूमिका क्या है? मार्गदर्शन, सलाह और प्रेरणा, मार्गदर्शन, आदेश और प्रेरणा, मार्गदर्शन, प्रदर्शन और प्रेरणा, मार्गदर्शन, सलाह और प्रदर्शन। The concept of transformational leadership was developed by James MC George Burns in 1978. Transformational leadership is a process that inspire and transform individual. ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप का कॉन्सेप्ट जेम्स एमसी जॉर्ज ने बर्न्स ने दिया था 1978 में। ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप एक ऐसा प्रोसेस है जो इंस्पायर करता है, ट्रांसफॉर्म करता है हर एक व्यक्ति को। ये फोकस करता है वैल्यू पर, एथिकल स्टैंडर्ड्स पर एंड लॉन्ग टर्म गोल्स पर। This leadership style involves understanding the motivates of followers and treating them as full human beings addressing their needs. ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप जो है ये लीडरशिप इन्वॉल्व करता है, मोटिवेट करता है फॉलोवर्स को, उनको फुली ह्यूमन बींग्स की तरह ट्रीट करता है, उनकी ज़रूरत को समझता है। ए कॉमन पोर्टल ऑफ ए ट्रांसफॉर्मेशन लीडर इज दैट ऑन ए क्रिस्मेटिक और ह्यूरिक फिगर। क्रिस्मेटिक का मतलब होता है जो अपनी तरफ आकर्षित करता है। समवन हुज पॉजिटिव व कंप्लाइंग विजन एंड डायनामिक पर्सनल अपील दैट कैन ड्राइव सिग्निफिकेंट ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। वो जो उसके फॉलोवर्स होते हैं, जो उसको लीडर्स होते हैं, वो उनकी ज़रूरत भी समझता है, उनको फुल ह्यूमन बींग्स की तरह समझता है, ट्रीट करता है। उसमें कुछ ऐसी खास बात होती है जो लोगों को अपनी तरफ खींचती है। वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को भी ध्यान रखता है, उनमें बदलाव लाने होते हैं वो भी पूछता है। अगर कुछ चेंज लाने हैं तो वो ऐसा नहीं है कि अपने आप चेंज लाएगा, वो अपने फॉलोवर्स से भी बातचीत करेगा, उनकी भी राय पूछेगा, उनको भी इम्पोर्टेंस देगा। जब उनको भी इम्पोर्टेंस मिलेगी चीज़ में तो जो फॉलोवर्स हैं वो भी तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेटर करेंगे। तो ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप ये होता है। इसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है आइडियल इन्फ्लुएंस डायमेंशन। ये लीडर जो होता है नीड्स भी देखता है, ना कि अपने बारे में सिर्फ सोचता है। स्टैंडर्ड सेट करता है, कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, मॉरल वैल्यूज भी देता है, ऑब्जेक्टिव है, कॉन्सिक्वेंसेस डिसीजन वो भी ध्यान देता है, पॉजिटिव एटीट्यूड रखता है और सब एक चीज़ के बारे में पर्सपेक्टिव से हर तरीके से सोचता है। इंस्पायरेशनल मोटिवेशन डायमेंशन, ये इसमें एबिलिटीज़ है, प्रॉपर्टीज़ है ऐसी लीडर में जो फ्यूचर इमेज की उसके बनाती हैं। इंडिविजुअलाइज्ड कंसिडरेशन डायमेंशन, द लीडर हैज़ अ डेवलपमेंट टेंडेंसी। लीडर में डेवलपमेंट टेंडेंसी है टूवर्ड्स हर कोवर्कर्स। कोवर्कर का मतलब होता है जो उसके साथ काम कर रहे हैं। एंड कंसिडर्ड, उनको मानता है। ईच ऑफ देम एज इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी, उनकी भी एक अपनी इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी है। वाइल पेइंग अटेंशन टू देयर इंडिविजुअल नीड्स, वो ऐसा नहीं करता कि सिर्फ इंडिविजुअल नीड्स पर ध्यान दे, वो सबको, अपने जो कोवर्कर्स हैं उनकी भी नीड्स को ध्यान रखता है, उनकी एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी मानता है। ठीक। इंटेलेक्चुअल मोटिवेशन डायमेंशन, ये बिहेवियर्स को ध्यान रखता है जिससे फॉलोवर्स की इम्प्रूव हो सके स्किल्स और उनकी एबिलिटी सोचने की। जो पुराने इश्यूज हैं उनको एक नए तरीके से सॉल्व किया जा सके। तो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स जेम्स
MC जॉर्ज 1978 में दिया था। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप ऐसा है जो सबको एक साथ काम लेके चलता है, इंडिविजुअल इंटरेस्ट के बारे में, नीड्स के बारे में नहीं सोचता, वो सबकी अपने जो कोवर्स वर्कर्स है उसके साथ काम करने वाले, उनके इंटरेस्ट की, उनकी नीड्स की ध्यान देता है, उनकी भी एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी है, वो ऐसी एबिलिटीज बनाता है जिससे वो अच्छी तरह से सोच सके और ऑर्गेनाइजेशन गोल के बेटर काम कर सके। वो उनकी तरह फ्रेंडली की तरह रहता है, ऐसा नहीं है सिर्फ वो अपने अपने बारे में सोच रहा है। तो इसमें कौन सा होगा? ट्रांसफॉर्मेशन लीडर्स के की रोल्स क्या हुए? गाइडिंग है, तो गाइडिंग तो सब में ही है, तो गाइडिंग तो आएगा ही आएगा। मेंटोरिंग कर रहा है, मोटिवेटिंग कर रहा है, या कमांडिंग कर रहा है, डेमोस्ट्रेटिंग कर रहा है, मेंटोरिंग कर रहा है, डेमोस्ट्रेटिंग कर रहा है, क्या है ऑप्शन? तो मोटिवेटिंग तो हमने पढ़ा था कि इसमें है, तो मोटिवेटिंग भी आएगा, और मेंटोरिंग भी कर रहा है, सलाह भी दे रहा है, अपनी बात भी रख रहा है और उनकी बात भी सुन रहा है, उन्हें मोटिवेट भी कर रहा है, उन्हें मार्गदर्शन भी दे रहा है, उन्हें प्रेरणा भी दे रहा है। तो ये है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मैच द आइटम्स अंडर लिस्ट वन विद द आइटम्स अंडर लिस्ट सेकंड। लिस्ट वन दी गई और लिस्ट सेकंड दी गई है। लिस्ट वन में दिए गए हैं मोड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन, लिस्ट सेकंड दी गई है एट्रीब्यूट्स। इनको इससे मैच करना है। पहला दे रखा है इन एक्टिव स्टेज, सेकंड दे रखा है आइकॉनिक स्टेज, थर्ड दे रखा है सिंबॉलिक स्टेज। इनएक्टिव स्टेज, आइकॉनिक स्टेज, सिंबॉलिक स्टेज, किसके स्टेजेस हैं? ये है ब्रूनर के स्टेजेस। ब्रूनर ने 3 स्टेजेस दी थी, ये दी थी तीनों स्टेजेस किसने? ब्रूनर ने। ठीक, अब इनकी एक्सप्लेनेशन है कौन सी किससे मैच होगी, इनएक्टिव स्टेज, आइकॉनिक, सिंबॉलिक। पहले हम देखते हैं इनएक्टिव स्टेज। इनएक्टिव स्टेज का मतलब क्या होता है? विजुअल एंड इमेज टू रिटेन मेमोरी, विजुअल्स थ्रू एब्स्ट्रैक्ट सिंबल, एनकोडिंग एक्शन बेस्ड इंफॉर्मेशन। एनकोडिंग एक्शन बेस्ड इंफॉर्मेशन। लास्ट ऑप्शन है यूज ऑफ लैंग्वेज। इनएक्टिव स्टेज में क्या होता है? इनएक्टिव स्टेज में जो चिल्ड्रन होता है एक्वायर करता है अपनी नॉलेज अपने सेंसेस के थ्रू। जो बच्चा होता है अपनी नॉलेज एक्वायर करता है अपने सेंसेस के थ्रू। चिल्ड्रन एक्वायर देयर नॉलेज थ्रू देयर सेंसेस। एनकोडिंग स्टेज में बच्चा क्या कर रहा होता है? बच्चा एक्शन कर रहा होता है, जैसे कि टचिंग। बच्चा इस स्टेज में कर रहा होता है टचिंग, सकिंग, ईटिंग। ये सबसे फर्स्ट स्टेज है, ये दी थी तीनों स्टेजेस ब्रूनर ने। ब्रूनर किससे रिलेटेड है? ब्रूनर रिलेटेड है कॉग्निटिव, मेंटल से, दिमाग से। ठीक, फिर सेकंड स्टेज दी थी उन्होंने आइकॉनिक स्टेज। आइकॉनिक स्टेज का मतलब क्या है? आइकॉनिक स्टेज का मतलब है मेंटल इमेजेस बनाना। मेंटल इमेजेस का मतलब कैसे है? विजुअल इमेजेस बनाना। और लास्ट स्टेज दी थी उन्होंने सिंबॉलिक। सिंबॉलिक का मतलब है सिंबल से। जैसे बच्चा जो कुछ चीज सिंबल्स देख लेता है
उसे लर्न कर लेता है अपने माइंड में, लॉजिक लगा लेता है इस स्टेज में बच्चा, लैंग्वेज सीख जाता है बोलना, और यूज़ ऑफ सिंबल्स का इस्तेमाल करने लगता है। ये तो हो गया लर्न, ठीक है, यूज़ ऑफ सिंबल्स, लॉजिक, लैंग्वेज, और लर्न भी करने लगता है, लैंग्वेज समझने भी लगता है। हिंदी में ये रहा, सूची 1 सूची 2 प्रतिनिधित्व के तरीके विशेषताएं, कौन सी किससे मैच होगी बतानी है। तो इनएक्टिव स्टेज होगी एनकोडिंग एक्शन बेस्ड इंफॉर्मेशन, क्योंकि इस स्टेज में बच्चा एक्शन करने लगता है। एक्शन कैसे, जैसे सकिंग, टचिंग, ये सब एक्शंस होते हैं। तो इसमें आएगा एनकोडिंग में ए का थर्ड का है, फर्स्ट में दे रखा है या डी में दे रखा है, इसलिए बी और सी तो होंगे ही नहीं। सी बी आइकॉनिक स्टेज, आइकॉनिक स्टेजेस का मैं बात करी थी विजुअल इमेजेस से, विजुअल एंड इमेजेस टू रिटेन मेमोरी, तो इसका ऑप्शन होगा बी का फर्स्ट। बी का फर्स्ट केस में इसमें तो ये हो गया सी का सेकंड। सिंबॉलिक स्टेज, लर्निंग थ्रू एब्स्ट्रैक्ट सिंबल से याद करने की बात करता है, ठीक है। यूज ऑफ लैंग्वेज फोर्थ होगा ही नहीं, तो जिसमें फोर्थ है ये रहा सेकंड, तो ए ही इसका आंसर होगा। सॉरी, A sample static estimates its population parameter known as, एक सैंपल है स्टैटिक्स का, एस्टिमेट करता है अपनी पॉपुलेशन पैरामीटर को, उसको हम क्या बोलते हैं, एन इंडेक्स ऑफ SESD, ये ऐसे लिखा जाएगा SESD, एन इंडेक्स ऑफ द कोरिलेशन, एन इंडेक्स ऑफ द सिग्निफिकेंस, एन इंडेक्स ऑफ द टाइप 1 एरर। पॉपुलेशन पैरामीटर की बात कर रहा है, तो हम ये किस पर देखेंगे, सैंपल स्टैटिक एस्टिमेट्स करेंगे, ये करेंगे एन इंडेक्स ऑफ द सिग्निफिकेंस, क्योंकि हम सिग्निफिकेंस पर ही पॉपुलेशन नापते हैं कि उसका, उस सिग्निफिकेंस के बाद ही हम हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं, टाइप 1 है, टाइप 2 एरर है, कौन सी है, नल हाइपोथेसिस है, रिजेक्टोरिया हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव में हाइपोथेसिस कौन सी है, डायरेक्शनल है या नॉन डायरेक्शनल है। तो क्वेश्चन आंसर सी हो गया फोर्थ का, महत्व का एक सूचक अंक। शायद हिंदी में कुछ मिस्टेक है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग वैलिडिटी टाइप्स आर प्राइमरली एस्टेब्लिश्ड बाय एम्पिरिकल मेथड ऑफ एनालिसिस, कौन से मेथड वैलिडिटी के टाइप्स हैं प्राइमरली एस्टेब्लिश्ड बाय एम्पिरिकल मेथड ऑफ एनालिसिस के। ऑप्शन ए कंस्ट्रक्टिव एंड फेस, कंटेंट एंड प्रेडिक्टिव, ऑप्शन सी फेस एंड प्रेडिक्टिव, ऑप्शन डी प्रेडिक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव। पहले तो ये होती है वैलिडिटी, होती क्या है, वैलिडिटी का मतलब होता है जिस चीज के लिए हमने वैलिड कर रहे हैं वो वही मेजर करे। रिलायबिलिटी का मतलब होता है रिजल्ट बार बार सेम आना, ये होता है सेम रिजल्ट, हम एक उसी रिसर्च को बार बार करें और रिजल्ट सेम आए, तो है रिलायबिलिटी। वैलिडिटी को हम का मतलब होता है जो हमने एक चीज बनाई है, एक मतलब वेटिंग इंस्ट्रूमेंट बनाया, तो वो वेट ही मेजर करे, उसकी एक्यूरेसी का मतलब होता है, वैलिडिटी का मतलब होता है एक्यूरेसी। अब ये वैलिडिटी के टाइप्स कौन कौन से हैं देखते हैं आगे। वैलिडिटी इज व्हेन इट मेजर्स व्हाट इज क्लेम टू मेजर, वैलिडिटी मतलब वैलिडिटी है जो हमने चीज नाप रही है वही क्लेम करे कि वो वही नाप रही है। वैलिडिटी इज द एबिलिटी ऑफ ए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट टू मेजर व्हाट इज क्लेम टू मेजर, वही बात है। 3 टाइप की वैलिडिटीज होती हैं, कंटेंट, क्रिएटिव, प्रिडिक्टिव एंड कॉन्क्रीट एंड कंस्ट्रक्ट, ये वैलिडिटी के टाइप्स होते हैं। पहली आती है कंटेंट वैलिडिटी। कंटेंट वैलिडिटी इज द रिप्रेजेंटेटिवनेस ऑफ और सैम्पलिंग एक्यूरेंसी ऑफ द कंटेंट, कंटेंट वैलिडिटी जो प्रतिनिधित्व कर रही है सैंपल एक्यूरेंसी का कंटेंट के लिए। प्रिडिक्टिव इट्स कंसर्न ऑफ फ्यूचर,
ये प्रिडिक्टिव बात करती है फ्यूचर का, अनुमान लगा लेती है, जो रिलेटिव मेजर्स होते हैं उससे मिलाकर। Concurrent, it addressing by correlating a measure and the criterion at the same point in time। यह सेम पॉइंट की बात करती है और प्रिडिक्टिव बात करती है फ्यूचर की। ये बात करती है प्रेजेंट की और उसी टाइम की। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी इन्वॉल्व्स वैलिडेशन ऑफ नॉट ओनली द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ये केवल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं करती बट ऑफ द थ्योरी अंडरलाइन, थ्योरी भी अंडरलाइन करती है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। प्राइमरी एस्टेब्लिश कौन कौन सा होगा इसका, प्रिडिक्टिव और कंस्ट्रक्टिव, ऑप्शन नंबर डी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर टिपिकल इंडिकेटर्स ऑफ क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी के टिपिकल इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं। ऑप्शन फर्स्ट, नीड फॉर रिपीटेड प्रैक्टिस, inability to concentrate, risk taking, flexibility, intolerance for boredom। ऑप्शन इनमें से चूज करना है। ए में दे रखा है फर्स्ट सेकंड थर्ड, बी का है थर्ड फोर्थ फिफ्थ, सी का है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और डी का है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर टिपिकल इंडिकेटर्स ऑफ क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी के टिपिकल इंडिकेटर्स कौन है, ये बात करें टिपिकल इंडिकेटर्स की। नीड फॉर रिपीटेड प्रैक्टिस, बार बार ज़रूरत पड़ती है प्रैक्टिस करने की। इनएबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट, एबिलिटी नहीं है कॉन्सेंट्रेट करने की। रिस्क टेकिंग है, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। इनटॉलरेंस फॉर बोर्डम। निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक के विशिष्ट संकेतक है। बार बार अभ्यास करने की आवश्यकता, ध्यान केंद्रित करने में असमर्थता, जोखिम उठाना, लचीलापन, बोरियत के प्रति असंपूर्णता। स्टर्नबर्ग 2006 ने 5 कॉमोडिटीज दी थी रिसर्च ऑफ क्रिएटिविटी की। क्रिएटिविटी इन्वॉल्व थिंकिंग दैट एम्स एंड प्रोड्यूसिंग आइडियाज। सेकेंड दी थी क्रिएटिविटी हैज सम डोमेन स्पेसिफाई एंड डोमेन जर्नल एलिमेंट्स इन दी सेंस that it needs some specified knowledge but certain elements of creativity cut across different domains। ये कह रहा है क्रिएटिविटी में इन्वॉल्व होनी थिंकिंग कि आइडिया प्रोड्यूस कर सके, आइडिया बना जनरेट हो सके दिमाग में। क्रिएटिविटी के कुछ डोमेन स्पेसिफाई है और कुछ डोमेन जर्नल एलिमेंट्स है जो ज़रूरत है साइंस में सम स्पेसिफाई नॉलेज को कर सके बट एलिमेंट्स ऑफ क्रिएटिविटी कट अक्रॉस डिफरेंट डोमेन, लेकिन दूसरे डोमेन्स को भी वो क्रॉस कर जाते हैं। क्रिएटिविटी मेजरेबल है एट लीस्ट टू सम एक्सटेंट, क्रिएटिविटी हम नाप सकते हैं बट कुछ हद तक ही। क्रिएटिविटी कैन बी डेवलप्ड एंड प्रमोटेड, क्रिएटिविटी डेवलप भी कर सकते हैं हम उत्पन्न को, और प्रमोट भी कर सकते हैं, बढ़ावा भी दे सकते हैं। क्रिएटिविटी इज नॉट हाईली रिवॉर्डेड इन प्रैक्टिस, क्रिएटिविटी नहीं कहता कि हाईली रिवॉर्डेड प्रैक्टिस है कि बार बार प्रैक्टिस करो। एज इज सपोज टू बी इन थ्योरी, जैसे है थ्योरी पे वैसे ही रहो, ठीक। क्रिएटिविटी में बार बार अभ्यास की आवश्यकता इसमें नहीं पड़ती। ध्यान केंद्रित करने में असमर्थता नहीं। जोखिम उठाना, रिस्क टेकिंग हाँ हो सकता है। फ्लेक्सिबल है, बोरियत के प्रति असहिष्णुता, ठीक है। थर्ड फोर्थ फिफ्थ होने चाहिए इसका आंसर। रिस्क टेकिंग भी आएगा इसमें, ये भी सही ऑप्शन है। फ्लेक्सिबिलिटी भी, इनटॉलरेंस ऑफ बोर्डम। ऑप्शन थर्ड फोर्थ फिफ्थ, थर्ड फोर्थ फिफ्थ बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग वर क्रिएटेड in pursuance of the recommendation of,
डाइट किसकी रिकमेंडेशन पर बनाए गए थे? डाइट के लिए किसने रिकमेंडेशन दी थी? नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1968, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986, कोठारी कमीशन, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। जब एनईपी पहली वाली आई थी 1968, तब पीएम कौन थी? और जब एनईपी 1986 वाले आए थे तब पीएम कौन था? तब एनईपी 1968 वाली आई थी तो पहले पीएम थे उस टाइम पे इंदिरा गांधी, और जब 1868 वाली आई थी उस टाइम पे थे राजीव गांधी। और डाइट की रिकमेंडेशन किसने दी थी? एनईपी 1986 ने। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने। आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 8, मैच द नेम ऑफ लिस्ट 1 विद द मीनिंग ऑफ द करिकुलम अंडर लिस्ट 2। नेम है सेलर एंड एक्सलेंडर, एल्बर्ट ओलिवर, फिलिप एच, फोनिक्स, हिल्डा टावर। कौन सा किसने करिकुलम दिया था? बी का ऑप्शन है इसका सेकंड, हिल्डा टावर ने दिया था सेकंड वाला। सी का है फर्स्ट करिकुलम इज द स्कीम्स ऑफ वैल्यूज, बी का है फोर्थ, और ए का है थर्ड। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। डेवलप कॉन्शियसनेस ऑफ फ्रीडम, रिकॉग्नाइज ऑथोरिटेरियन टेंडेंसी एंड कनेक्ट नॉलेज फॉर कंस्ट्रक्टिव एक्शन। दिस इज रिलेटेड टू विच काइंड ऑफ पैडागॉजी सॉरी, इनोवेटिव, इफेक्टिव, क्रिटिकल, एडल्ट। कॉन्शियसनेस की बात करिए, फ्रीडम की है, रिकॉग्नाइज ऑथोरिटेरियन, कनेक्ट नॉलेज फॉर कंस्ट्रक्टिव एक्शन। ये कौन सी पैडागॉजी है? ये है क्रिटिकल पैडागॉजी। क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन है ये। लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है। प्रैग्मेटिज्म, रियलिज्म, नेचुरलिज्म, आइडियलिज्म। कौन सा किससे है? प्रैग्मेटिज्म ने कौन सा दिया था? रियलिज्म ने नेचुरलिज्म में, और आइडियलिज्म में। कौन सा मेथड बताया था? इसका एक होगा, प्रैग्मेटिज्म बात करते थे वो रिलेटेड जॉइंट हुई से, तो वो बात करते हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग। ऑप्शन नंबर थर्ड, ए का थर्ड, ए का थर्ड का है, तो बी, ए और बी तो होगा ही नहीं, ए का थर्ड है सी या डी में, इन दोनों से कोई ऑप्शन होगा। रियलिज्म, रियलिज्म किसकी बात करते थे? रियलिज्म बात करते हैं, मेथड दिया था उन्होंने इंडक्टिव मेथड, तो बी का हो गया फोर्थ। नेचुरलिज्म, नेचर में पढ़ाना, सी, सी की बात है फर्स्ट, ह्यूरिस्टिक अप्रोच। और डी आइडियलिज्म, आइडियलिज्म बात करते थे डिडक्टिव मेथड को पढ़ाना, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है।
थैंक यू। आज इतना ही क्वेश्चन है, इसके आगे के क्वेश्चन हम कल करेंगे। थैंक यू।